of class 12th. Uh, Students, today we are going to study about application of Gauss law because we have already studied about some application of Gauss law. In this order, today's our topic is field due to uniformly charged infinite plane sheet. Students, पिछली कक्षाओं में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे किसी ऐसी प्लेन शीट जो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो और इसके कारण उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द टॉपिक. Let sigma be the uniform surface charge density of an infinite plane sheet, which is shown in figure 1.30. We take the x-axis normal to the given plane. By symmetry, the electric field will not depend on y and z coordinate, and its direction at every point must be parallel to the x direction. So we can take the Gaussian surface to be a rectangular parallelepiped of cross-sectional area A as shown. A cylindrical surface will also do as seen from the figure. Only the two faces 1 and 2 will contribute to the flux. Electric field lines are parallel to the other faces and they therefore do not contribute to the total flux. स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि एक ऐसे जो है प्लेन शीट जो इनफाइनाइट साइज की हो और जिसकी प्रत्येक सतह पर यूनिफॉर्म चार्ज हो, और इसके साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि एक्स एक्स इस प्लेन पर दिया गया, जो एक्स एक्स पर ये नॉर्मल भी हो। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ओके, और सिग्मा इसकी डेंसिटी हो और इसके साथ ही साथ इस प्लेन पर एक्स एक्सिस नॉर्मल हो। तो सिमेट्री के अनुसार हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट एंड इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स डायरेक्शन। तो सिमेट्रिकल रूप से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनके वाई और जेड इन दोनों कोऑर्डिनेट पर इन दोनों कोऑर्डिनेट पर प्लस इसके साथ ही साथ वो एक्स डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, इसको हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। तो ए सिलेंड्रिकल सरफेस विल आल्सो डू, इसके अलावा इसके साथ ही साथ हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस भी इसके बजाय ले सकते हैं। तो एज सीन फ्रॉम द फिगर ओनली टू फेसेज 1 and 2 विल कंट्रीब्यूट द फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू द अदर फेसेज, ओके, therefore they do not contribute to the total flux. तो स्टूडेंट, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि इसमें दो फेस 1 और 2 ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इन के अलावा जो अन्य फेसेज हैं उनके पैरेलल्स होके जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो टोटल फ्लक्स है वो इनके द्वारा कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, ओके। द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस 1 इज़ इन -x direction while the unit vector normal to surface 2 is in the +x direction. So flux E into delta S through both the surfaces are equal
and add up. Therefore, the net flux through the Gaussian surface is 2 into EA. Okay. So the charge enclosed by the closed surface is sigma into A. A means area. Therefore, by Gauss law, it is defined as 2 into product of electric field into the area of plane, which is defined as sigma A upon epsilon naught, or E is also equal to sigma upon 2 epsilon naught. तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 2 इंटू ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के प्रोडक्ट के दुगने के बराबर होगी. ओके. फॉर वेक्टरली E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू n कैप. So where n cap is a unit vector to the plane and going away from it, so E is directed away from the plate if sigma is positive and toward the plate if sigma is negative. Okay. तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन बॉडी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप के बराबर होता है. और यहाँ पे ई की दिशा उस प्लेट के दिशा की तरफ होगी जिस दिशा में सिग्मा पॉजिटिव होगा, और उस प्लेट की डायरेक्शन जो होगी, ई की डायरेक्शन जो होगी वो सिग्मा अगर नेगेटिव होगा तो वो इसके जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. तो इसके साथ ही साथ you always keep in your mind that the above application on the Gauss law has brought out an additional fact: E is independent of X also. So for a finite large planar sheet, equation 1.33 is approximately true in the middle region of the planar sheet away from the ends. Okay. तो स्टूडेंट्स किसी फाइनाइट लार्ज प्लानर सीट के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 होती है. ओके. तो नेक्स्ट वी विल कम टू द टॉपिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल. ओके. तो स्टूडेंट्स, let sigma be the uniform surface charge density of a thin spherical cell of radius capital R, which is shown in figure 1.31. Okay. The situation has obvious spherical symmetry. The field at any point P, outside or inside, can depend only on R. So the radial distance from the center of the cell to the point and must be radial, that is along the radius vector. तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि सिग्मा जो है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पतले स्फेरिकल सेल की है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है. तो यहाँ पे जैसा कि चित्र के अनुसार जो सिचुएशन है इसमें ये जो स्फेरिकल सिमेट्री बन रही है, तो इसमें हम कह सकते हैं द फील्ड एट एनी पॉइंट पी. तो इस स्फेरिकल सेल के किसी भी पॉइंट पी के लिए, चाहे वो इसके अंदर हो या फिर बाहर हो, कैन डिपेंड ओनली ऑन आर. तो इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड और इनसाइड अगर स्थित हो तो इसकी वैल्यू टोटल आर पर डिपेंड करती है, चाहे वो पॉइंट इनसाइड हो या आउटसाइड हो. ओके. Distance from the center of the cell to the point and must be radial along the radius vector. तो point number first, if field outside the cell. ओके. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पॉइंट नंबर फर्स्ट जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सेल के बाहर, इसकी हम चर्चा करेंगे. इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल की बात करेंगे. ओके. तो कंसीडर ए पॉइंट पी आउटसाइड द सेल
with radius vector r to calculate E at point P. So we take the Gaussian surface to be a sphere of radius small r and with the center O. Passing through P, all points on this sphere are equivalent relative to the given charge configuration. That is why we meant by spherical symmetry the electric field at each point of the Gaussian surface. So therefore, had the same magnitude E is along to the radius vector at each point P. Thus E and delta S at every point are parallel and the flux through each element is E into delta S. Okay, so summing over all delta S, the flux through the Gaussian surface is E into 4 pi r square. The charge enclosed is sigma into 4 pi r square by Gauss law. तो स्टूडेंट्स, अगर हम उस स्फेरिकल सेल के बाहर किसी पॉइंट पर उपस्थित चार्ज की बात करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक यहाँ पे इस स्फेरिकल सेल के बाहर कोई एक पॉइंट P है जिसका रेडियस वेक्टर r स्मॉल r के बराबर है। तो अब इस पॉइंट P पर E की कैलकुलेशन के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्फेरिकल सेल को एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल r है और जिसका सेंटर कैपिटल O है। ओके, तो इस स्फीयर के सभी पॉइंट्स पर, यानी इस स्फीयर के सभी पॉइंट पर इसके रिलेटेड लगने वाला जो चार्ज है वो लगभग एक समान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्फेरिकल सेल है इसे हम एक सिमेट्री सेल भी मान सकते हैं और इसके साथ ही साथ इसके प्रत्येक पॉइंट पर, क्योंकि हमने इसे गॉसियन सरफेस कहा तो इसलिए इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके मैग्नीट्यूड, वो E के मैग्नीट्यूड और इसके साथ ही साथ उसके रेडियस वेक्टर प्रत्येक पॉइंट पर उसकी रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, दस E एंड डेल्टा S एट एवरी पॉइंट आर पैरेलल टू द फ्लक्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा S इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट के लिए एक दूसरे के पैरेलल और इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो प्रत्येक एलिमेंट के लिए E इंटू डेल्टा S के बराबर होता है। तो अब ऑल ओवर डेल्टा S के लिए हम मान लेते हैं कि जो फ्लक्स है वो इस गॉसियन सरफेस से E इंटू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब द चार्ज इनक्लोज इज सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाई गॉस लॉ। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ओके, या इसे हम इस प्रकार से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, where Q is equal to 4 pi capital R square sigma is the total charge on the spherical cell. So on vectorially E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square into unit vector R. So we can say that the electric field is directed outward if Q is greater than 0 and inward if Q is less than 0. Okay, तो स्टूडेंट्स वेक्टर के रूप में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करें तो इसकी वैल्यू E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R के बराबर होती है। और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी यदि Q का मान 0 से बड़ा होगा, और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अंदर की तरफ तब होगी जब Q का मान 0 से छोटा होता है। ओके, however is exactly the field produced by a charge Q placed at the center O. Thus for a point outside the cell the field due to a uniformly charged cell is
एज इफ सेंटर चार्ज इस सेल इज कंसनट्रेटेड एट सेंटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी स्फेरिकल सेल के बाहर अगर सभी पॉइंट पर उपस्थित इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो वेक्टोरियली Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर के बराबर होती है। ओके, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। ओके, तो फ्रेंड्स look here in the given figure the point P is inside the cell, the Gaussian surface is again a sphere through P centered at O. So here is a given figure, this is a spherical cell and inside the spherical cell there is a point P. So now we calculate the electric field through this point. Okay, तो द पॉइंट P इज इनसाइड द सेल, द गॉसियन सरफेस इज अगेन अ स्फीयर थ्रू P सेंटर्ड एट O। यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो अभी भी एक स्फीयर है पहले की ही भांति। ओके, तो हम इस पॉइंट P जिसका सेंटर O है पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कैलकुलेटेड एज बिफोर इज E/4πr²। अभी जैसा कि पहले आपने देखा कि इस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है E/4πr² के बराबर होता है। However, in this case, the Gaussian surface encloses no charge. Gauss law then gives E/4πr² is equal to 0। तो जबकि आप देख सकते हैं कि इसके पहले की केस में जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर कोई चार्ज वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं गॉस लॉ के अनुसार E/4πr² जो कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है क्योंकि देयर विल बी नो चार्ज। ओके, तो दैट इज इक्वल टू E=0। तो इसलिए यहाँ पे E बराबर भी 0 हो जाएगा एंड स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ओके, तो दैट इज द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल इज 0 एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सेल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन सेल के प्रत्येक पॉइंट जो किसी पतले स्फेरिकल सेल के अंदर प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होता है। दिस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज एज डायरेक्टेड consequences ऑफ Gauss law which follow from Coulomb's law. So the experimental verification of the result confirm the 1/r² dependence in Coulomb's law. ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं अगर कोई पॉइंट जो किसी थिन स्फेरिकल सेल के इनसाइड में स्थित हो तो उस पर लगने वाला कुल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ओके, और यही महत्वपूर्ण रिजल्ट है गॉस लॉ की सहायता से जो हमें प्राप्त होता है। ओके, और इसका वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, in addition to this topic we have successfully completed chapter number 1. Here is example 1.13 and there is also summary and then exercise. So every students, first of all you make a notes and then you simplify the exercise which is given in this chapter. Okay, thank you students.